अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। तो चलिए उसी श्रृंखला में हम शुरू करते हैं आज की सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो सभी चैप्टर से आपके क्वेश्चन लिए गए हैं। अब कौन कौन से हैं? एग्जाम डेट आपकी निर्धारित हो चुकी, 6 जुलाई आपकी एग्जाम डेट है और सामान्य हिंदी का आपको पेपर कराया जाएगा और ऐसे प्रश्न कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम में हूबहू फंस जाएंगे, आएंगे मतलब संभावित प्रश्न है। तो 14 मई की क्लास रोजाना 8 बजे होती, जरूर देखा कीजिए, दमदार प्रश्न है और संपूर्ण थ्योरी भी आपको हमारे चैनल पे कंप्लीट कराई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। पहला ही क्वेश्चन आपका है, शांत रस का स्थायी भाव आपको बताना है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है। सबसे पहले आपको बता दें रस कितने होते हैं। तो रस कितने होते हैं? रस कितने होते हैं? 9 होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? नवरस भी कहा जाता है। यहां पर नोट कर लीजिएगा। तो शांत रस का स्थायी भाव आपको बताना है, वैराग्य होगा, क्षमा होगा, या दया होगा, या निर्वेद होगा। तो शांत रस का स्थायी भाव सर क्या होगा? तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। अगर आपने आंसर दिया तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कौन कौन से रस होते हैं। यहाँ पे आपको इसलिए हम लाए कि रस का आपका झंझट खत्म हो जाए, आपको याद हो जाए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? रसराज भी कहा जाता है। यह आप नोट कर लीजिएगा। श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? रसराज भी कहा जाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव कोई पूछ ले क्या बताएंगे? रति होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? ह्रास होता है। हास होता है, ह्रास नहीं हास होता है। ओके। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। आपसे कोई पूछे शोक किसका स्थायी भाव है, तो करुण रस का स्थायी भाव होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। क्रोध किसका स्थायी भाव है? रौद्र रस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, उत्साह। उत्साह किसका स्थायी भाव है? तो वीर रस का जो है स्थायी भाव उत्साह होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। आपको याद क्या रखना है? 4 इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। शांत रस का निर्वेद होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले कि आपको सारे रस आपको क्लियर रहे, कि आप बार बार देखकर रिवाइज कर लीजिएगा, आज ही याद कर लीजिएगा। शांत रस का क्या होता है? निर्वेद होता है। या आप नोट कर लीजिए, सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। यहां पे आपको याद क्या करना है? शांत रस, शांत रस कीजिए, निर्वेद होता है। और आपको याद करना है वीर रस का उत्साह होता है, और श्रृंगार रस का रति होता है, और क्या होता है? विभत रस का जुगुप्सा होता है। ये 4 याद कीजिए अभी तुरंत। श्रृंगार रस का रति, वीर रस का उत्साह, विभत रस का जुगुप्सा या घृणा होता है, शांत रस का निर्वेद होता है। ये चारों याद हो गए। स्क्रीनशॉट ले लिया, पूरे 9 याद कर लेना अभी क्लास खत्म होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली का अर्थ बताइए। अली और अली में अर्थ आपको बताना है। अली का अर्थ क्या होगा? कंधा होगा या हिस्सा होगा, फिर बता है भौरा होगा या सखी होगा, दमन होगा या दामन होगा, दासन होगा या दर्शन होगा। तो आपको बताएं अली जो ये होता है, इस अली का अर्थ क्या होता है? भौरा होता है। एक जो जिसमें ई की मात्रा अली होती है उसमें भौरा होता है, और अली जो होता है या क्या होता है? सखी होता है। या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अली का अर्थ भौरा एक होता है और एक अली का अर्थ सखी होता है। तो आपका सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हिंदी में काव्य रसों की कुल संख्या कितनी है? आप बताइए। इसका हमने आंसर अभी दे दिया है, 11, 10, 9 और 8 रस की संख्या बतानी है। काव्य रस लिखा हो या रस काव्य में ही आता है, तो रसों की संख्या कितनी होती है या हमने पढ़ा रखा, बताइए। सभी लोग आंसर दीजिएगा, सोचिए मन में कि कौन सा होगा। तो कितने हो जाते हैं? 9 रस होते हैं। कितने रस हुए? 9 रस हुए, इसलिए क्या कहा जाता है? 9 रस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? भाई जो अपने सहारे पर रहता हो, किसी के अधीन न हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? स्वावलंबी, आत्मनिर्भरी, बलिष्ठ, आत्मविश्वासी। 4 नंबर का आंसर देना है। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो होगा स्वावलंबी। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, अपर में किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिसे जो मापा या जो तौला या मापा ना जा सके, जो अवश्य होने वाला हो, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो समय पर संभव ना हो। अपरिमेय का अर्थ बताना है कि अपरिमेय जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? 5 नंबर का आंसर दीजिए, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो।
अपरमेय क्या होता है? जो प्रमाण से सिद्ध ना हो, यह क्या हो जाता है? अपरमेय हो जाता है। जो प्रमाण से सिद्ध हो जाए वह प्रमेय होता है। आपने पढ़ा होगा 9th 10th में प्रमेय अपरमेय। प्रमेय क्या होता है आपने मैथ में पढ़ा होगा। तो जो प्रमाण द्वारा सिद्ध करते थे वही तो प्रमेय होता था, और जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके वह क्या होता है सर? अपरमेय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन का कलेक्शन ऐसा है कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा। अध्यक्ष का उपसर्ग बताइए। उपसर्ग क्या होता है सर? शब्दांश होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उपसर्ग होते क्या है सर? शब्दांश होते हैं। हमने पढ़ा रखा है, नहीं जानते तो आप जाकर के देख लीजिए कि कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं। अब यहाँ पे अधि उपसर्ग होगा, अध होगा, अत होगा या अद होगा। तो अधि धन अच्छ होता है। अध्यक्ष आपका यहाँ पे उपसर्ग होगा, कौन सा? अधि उपसर्ग आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। संग्राम में उपसर्ग बताइए। तो सन उपसर्ग होगा, सम उपसर्ग होगा, या स उपसर्ग होगा, या सत होगा। सोचिए आखिर इसमें कौन सा होगा। तो जिन लोगों ने दिया सन वह बिल्कुल हो जाएंगे गलत, जो हो जाएंगे गलत। अब कैसे होंगे सर? हमने आपको बताया है, संधि में भी पढ़ाया है कि 5वां अक्षर जाके बदलता है। तो 5वां अक्षर सम जो होता है यह क्या ले लेता है? अनुस्वार का रूप ले लेता है। अब यहाँ पे सम वाला आपको जो भाई अपने आंसर सोचे या दिए बी ऑप्शन, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ना कि सन होगा। इसमें आप कंफ्यूजन मत होना। यह इसलिए हमने आपको पहले डाउट वाला बता भी दिया कि ऐसे आप गलती मत करना एग्जाम में। तो यहाँ पे सम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पर है। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? बापा होगा, बापदी होगा, या बपौता होगा, या बपौती होगा। 8 नंबर का आंसर आपको देना है। बाप का संबंधवाचक क्या होगा? तो बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप पूछा गया है, तो बपौती आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 9 नंबर आपको बताना है कि क्या होगा। आपकी सब राह देख रहे हैं। आपकी सब राह देख रहे हैं, तो आप जो है रेखांकित शब्द पूछा है। आप रेखांकित शब्द किया गया है कि कौन सा सर्वनाम है? बताइए। सर्वनाम हमने आपको पढ़ा रखा है कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के सर होते हैं। अब 6 प्रकार में हमने बताया रखा था कि आप जो होता है, आप जो होता है या अन्य पुरुष में भी इस्तेमाल होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में कंफ्यूजन था, तो पुरुषवाचक है इसमें कहीं? पुरुषवाचक है? नहीं है। तो एक कंफ्यूजन तो आपका बिल्कुल खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ पे आप लगाइए, किसमें लगाना है फिर? तो आप और स्वयं के लिए हमने आपको बताया था कि आप और स्वयं के लिए एक चीज होता है, तो वह निजवाचक सर्वनाम होता है। जो आप और स्वयं के लिए, खुद के लिए आ जाए, वह क्या होता है? आप सब की राह देख रहे हैं, आपकी सब राह देख रहे हैं, अर्थात क्या निजवाचक सर्वनाम आप इसमें लगा देंगे। वैसे पुरुषवाचक में आप कंफ्यूज होते, पुरुषवाचक दिया होता, तो यहाँ पे क्या होगा? आंसर नहीं मिला, निजवाचक आप लगा के आइएगा, अगर ऐसे आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्वनाम को हमने पूरा खत्म कर दिया। यहाँ पे 6 बताए थे आपको, कितने होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और प्रश्नवाचक सर्वनाम, और संबंधवाचक सर्वनाम, और निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम 6 होते हैं आपके। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में हमने क्या बताया था? आप वाला वही तो हमने बताया कि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते थे, पर यह आंसर ही नहीं था उसमें ऑप्शन में, तो आप गलती कैसे करते? तो गलती आपसे नहीं होगी। तो ये आपको भी बिल्कुल है। हमने निजवाचक क्यों बताया आपको? क्या है कि आप की सब राह देख रहे हैं, तो आप क्या है यहाँ पे स्वयं के खुद के लिए मान लिया गया होगा। तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम इसलिए दिया कि पुरुषवाचक का अर्थ नहीं था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिएगा। आपसे पूछे यह वह क्या होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। कोई और कुछ आ जाए कि कोई कौन सा सर्वनाम है, तो अनिश्चयवाचक है। कुछ आ जाए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्नवाचक पूछ ले, कौन अगर आ जाए कि कौन कौन सा सर्वनाम है, तो सर कौन है, क्या है, सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। और क्या है? जो और सो आ जाए, भाई जो करेगा सो भरेगा, अर्थात क्या है? या संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निजवाचक आप व स्वयं खुद के लिए होता है। आपसे पूछा गया था कल की क्लास में कि पुरुषवाचक के कितने भेद हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के, तो आप देख सकते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, यह 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक के, और कुल सर्वनाम 6 होते हैं। आप लिख लीजिएगा। निम्नलिखित में से समास नहीं है। अब आपको बताना है समास कुल कितने होते हैं सर? तो समास हमने पढ़ा रखा है, आप क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर के 30 मिनट की क्लास को देख लीजिएगा। समास कुल कितने प्रकार के? 6 प्रकार के आपके होते हैं।
अब उसमें क्या है, अव्ययी भाव समास हमने पढ़ा रखा है, जो लोग पढ़े हैं हमसे। तो अव्ययी भाव समास कर्मधारय समास होता है, द्वंद्व समास होता है, द्विगु समास होता है और बहुब्रीहि समास होता है और तत्पुरुष समास होता है। लेकिन यहां पे सर कर्मकारक समास आ गया, आप उत्तर दीजिए। तो कर्मकारक समास आपका कोई समास नहीं होता, जबकि कर्मधारय समास आपका होता है। तो आपका यह कौन हिस्सा नहीं हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, अर्थात यह आंसर आपका बी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, किस शब्द में दोनों पद प्रधान होते हैं। हमने आपको पढ़ा रखा है कि दोनों पद किसमें प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता आ जाए, माता पिता आ जाए, वो योजक चिन्ह बीच में लगा हो, उसमें अधिकतर योजक चिन्ह लगा होता है द्वंद्व समास में, तो जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह क्या होता है, वह द्वंद्व समास होता है। अब माता पिता भाई बहन, तो द्वंद्व समास आपको लगा के आना है कि दोनों पद प्रधान हो सर, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे माता पिता भाई बहन, और क्या है, जैसे कोई विलोम शब्द आ सकता है, अच्छा बुरा आ सकता है, तो इस तरह डैश लग के आ सकता है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। या कल की क्लास में भी प्रश्न था कि हमने उसमें पूछा था, हाँ संख्यावाची, तो संख्यावाची किसमें होता है, अंतिम पद संज्ञा होता है। प्रश्नों का टाइप देख सकते हैं कि किस तरह प्रश्न है। अब अंतिम पद संज्ञा होता है। भाई क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, अगर मटेरियल अच्छा लग रहा हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे उत्साहवर्धन के लिए आप शेयर कर सकते हैं, मात्र 2 लोगों को शेयर कर देना जो लोग क्लास देख रहे हैं। तो भाई संख्यावाची क्या है, तो संख्यावाची क्या होता है सर, पहला पद अगर जो है संख्या में आ जाए तो वह क्या होता है, द्विगु समास होता है। यह हमने आपको पढ़ा रखा है, आप समास की क्लास देख लीजिएगा। जैसे आपको कहीं मिल जाए चौराहा, या आपके टेट एग्जाम में एक बार डायरेक्ट पूछा गया था कि चौराहा में कौन सा समास, तो चौराहा में जो आपका समास होता है सर, वह द्विगु समास हो जाता है। चौराहा में कौन सा समास होगा, द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, गधा शब्द का तत्सम क्या होगा। तत्सम शब्द क्या होते हैं, कठिन शब्द होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं। अब 14 का आंसर देना है, तो गधा का तत्सम रूप बताइए। गधा होगा, गर्दभ होगा, या गदर्भ होगा, या गर्दभ होगा। तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। गर्दभ आपने मान लीजिए लगा भी दिया, तो आप यहां पे पहले कंफ्यूज होंगे, यहां पे होंगे और यहां पे होंगे, मान लीजिए इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। अब यहां पे आप कंफ्यूज हुए, अब यहां पे तो आप खैर में निकल आए कि या तो नहीं होगा बिल्कुल। अब यहां पे आप कंफ्यूज होंगे, गर्दभ और गर्दभ, आखिर कौन सा गर्दभ सही होगा। तो ये चीज भी आप प्रश्न जानते हुए भी गलत कर सकते हैं। तो ये चीज मायने नहीं रखता कि आप जानते कितना है, तो प्रैक्टिस भी कीजिए और थ्योरी भी पढ़ना है आपको। प्रैक्टिस से आपको ये लगेगा कि जो प्रश्न आपको एग्जाम में गलती हो सकते हैं वह गलत नहीं होंगे, क्योंकि एग्जाम से पहले की तैयारी एग्जाम आप यहां दे रहे हैं, समझिए। तो इस एग्जाम की भांति लीजिए, ऐसे नहीं है कि आप सोचिए कि ऐसे ऐसे हो जाएगा, सोचिए कि पहला का आंसर कौन सा होगा, तब यहां पे आपको क्या हो, ये वाला गर्दभ सही होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लिख लीजिएगा। गर्दभ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर का आंसर देना है आपको। अभिज्ञ का विलोम शब्द आपको बताना है। अनभिज्ञ होगा, अज्ञानी होगा, मूर्ख होगा, निपुणताहीन होगा। तो विलोम शब्द क्या होता है सर, उल्टा अर्थ दें, जो उल्टा अर्थ दें वह विलोम शब्द होते हैं। तो अभिज्ञ का आपको विलोम बताना है। अनभिज्ञ होगा, अज्ञानी होगा, मूर्ख होगा या निपुणता होगा। तो अभिज्ञ का विलोम जो होता है वह क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ हो जाएगा। यह आप अगर ऑप्शन नंबर ए दिए तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ए उच्चारण स्थान क्या है। वर्णमाला को हमने 50 मिनट में खत्म किया है और ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी है जो आपके एग्जाम में ना आए, क्योंकि वहां पे हमने सब कुछ बता दिया है। वर्णमाला से एक प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, आप मिला लेना एग्जाम के दिन और एग्जाम के बाद भी, क्योंकि 3 प्रश्न आपके कम से कम वर्णमाला से बनने हैं। अब ए उच्चारण स्थान का क्या नाम है, तो भाई आ धन ई बनता है, आ और धन ई से क्या बनता है, ए बनता है। आ धन ई से क्या बनेगा, ए बनेगा। तो आ का उच्चारण स्थान आपको पता होना चाहिए क्या होता है सर। आ का उच्चारण स्थान जो होता है, इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, और ई का होता है तालु। ई का होता है तालु। तो जब इनसे अक्षर मिलके बना तो कंठ धन तालु, अर्थात कंठ तालव भी होता है, कंठ तालु होगा। तो कंठ तालु आप जब ढूंढेंगे तो ऑप्शन में वहां कंठ तालु आपको नहीं मिलेगा। तो यहां पे मिलने का तालु तो नहीं होगा, क्योंकि कंठ भी है तालु भी है।
दंत होगा सर, तो नहीं होगा सर। कंठोष्ठ होगा, नहीं होगा, तो क्या होगा, कंठ तालव्य भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको इस तरह आंसर बिल्कुल सोच समझ के देना, क्या है कंठ तालव्य। अब आप वर्णमाला अगर नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में क्लास अपलोड, पहली क्लास हमने वर्णमाला ही पढ़ाई थी, बोर्ड पे पढ़ाई, जाकर कर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, तो आप बताइए कि नेपोलियन जो है किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। अब नेपोलियन की बात की जा रही है, जैसे नेपोलियन तो कई हैं, मतलब अर्थात जैसे आपने दे दिया है कि भारत में अभी भी जयचंदों की कमी नहीं है, प्रश्न पूछा जाता है जयचंदों की कमी नहीं आता, तो जयचंद क्या हो जाएगा, तो वहां भी जातिवाचक होगा, और नेपोलियन दे दिया जाए तब भी क्या होगा, यह भी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। आपको दे दिया जाएगा कि भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, जयचंदों में कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक होगा। और यह भी प्रश्न पूछा जाएगा समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है, नेपोलियन में कौन सी संज्ञा है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि नेपोलियन एक था, फिर नेपोलियन से तुलना की जा रही है, ना जाने कितने नेपोलियन हो गए, तो वह हो गया जातिवाचक संज्ञा, आपका उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वह पहुंचा ही होगा, काल बताइए। तो भाई वह पहुंचा ही होगा, काल आपको बताना कि कौन सा काल होगा, क्रिया का भविष्य होगा या हेतु भूत होगा या वर्तमान काल होगा या आसन्न भूत होगा। तो 18 नंबर का आंसर देना है, वह पहुंचा ही होगा, तो वह क्या होगा, आसन्न भूत आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह पहुंचा ही होगा, अर्थात इसका अर्थ क्या होगा, आसन्न भूत, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ क्या है। पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ क्या है, सब तरह की सुख सुविधाओं का होना, उपद्रव करना, पलायन कर जाना, प्रयासरत करना। भाई पौ बारह होना 19 नंबर का आंसर आपको देना है। पौ बारह होना का सही अर्थ क्या है, अर्थात क्या है, सब तरह की सुख सुविधाओं का होना, अर्थात क्या हो जाएगा, पौ बारह होना हो जाएगा। कुछ लोग उपद्रव होना सोच रहे होंगे तो आप गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका स्क्रीन पर, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि सब तरह की सुख सुविधाओं का होना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी न मरने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, अमर होगा, अजर होगा या अचर होगा या अज होगा। कभी न मरने वाले के लिए एक शब्द आपको बताना है 21, तो क्या होगा, अमर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। भाई कोई न मरे, कभी न मरे, तो क्या होगा, अमर होगा, अर्थात क्या, अमर हो जाएगा, अमर एक आपका शब्द हो जाएगा। जो अजर सोच रहे होंगे वह गलत तो हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्मूलन का विलोम बताना है। उन्मूलन का विलोम का अर्थ हमने बता ही दिया कि उल्टा होता है, तो उत्थान होगा, उत्कर्ष का होगा, उत्कर्ष का विलोम क्या होता है, अपकर्ष होता है। औन्नति का उन्नति होता है। रोपण किसका होता है, रोपण किसका होता है, उन्मूलन का क्या होता है, रोपण आपका विलोम हो जाता है। और उत्थान का क्या होता है, पतन होता है। उत्थान का विलोम पतन, उत्कर्ष का अपकर्ष, औन्नति का उन्नत और रोपण का उन्मूलन होता है। यह आप नोट कर सकते हैं, चारों हमने बता दिए। नेक्स्ट आपका है 23, आपको बताना है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक हाथ से ताली नहीं बजती, लोकोक्ति का अभिप्राय क्या होगा। शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। संघर्ष बराबरी वाले दो पक्षों में होना चाहिए। एक आदमी से काम नहीं चलता। सराहना हेतु दोनों की ताली बजाएं। तो इसमें आपका एक हाथ से ताली नहीं बजती 23 का आंसर आपको देना है। तो क्या हो जाएगा, शत्रुता जो है दोनों पक्षों की गलती होती। शत्रुता में क्या होता है, दोनों पक्षों की गलती होती है, अर्थात क्या होता है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो शत्रुता में क्या होता है, दोनों पक्षों की गलती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है। आनुषंगिक होगा, आनुषंगिक होगा या आनुषंगिक होगा या आनुषंगिक होगा। कौन सा आनुषंगिक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो कुछ लोग जो सोच रहे हैं आनुषंगिक कैसा होगा, आनुषंगिक कुछ लोग सोच रहे होंगे तो वह हो जाएंगे गलत। फिर कुछ लोग या तो कुछ लोग सोच रहे होंगे आनुषंगिक ये वाला हो जाएगा, या भी गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब सही सर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आनुषंगिक। आनुषंगिक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आनुषंगिक होगा। यहाँ पे आनुषंगिक लिखा है, आनुषंगिक आपका यही शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। यहाँ पे मात्रा भी कहीं कहीं मिल सकता है, आपको आनुषंगिक भी लिखा मिल जाएगा। तो आपको इस तरह भी कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा, तो आप उससे भी आंसर दीजिएगा। वैसे सही तो वही होगा, आनुषंगिक ये वाला आपका सही होगा, लेकिन यहाँ पे ए दिया है तो इसी से भी हम काम चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है 25, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है।
परीक्षा 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 या परीक्षा। भाई परीक्षा आपकी होने वाली है तो परीक्षा किस तरह लिखेंगे आप? या तो आप सभी लोग आंसर दे देंगे, तो आप लोग सभी लोगों ने आंसर दिया होगा, सोचा होगा सी, तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन कैसे लगे जरूर बताइए। 25 क्वेश्चन कराए गए, एक्सप्लेनेशन के साथ जोड़ लीजिएगा 35 प्लस प्रश्न कराए होंगे हमने। और आप लोग उत्साहवर्धन के लिए शेयर कीजिए जिससे हम और प्रश्नों को बढ़ाएं। पूरा 50 प्रश्न बहुत जल्द आपको कराने वाले हैं। बेस्ट क्वेश्चन कलेक्शन होगा जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएंगे, और इसमें हम थ्योरी भी धीरे धीरे इन्वॉल्व करेंगे कि आपका रिवीजन पूरे चैप्टर का हो जाए, पूरी हिंदी का। तो अंत तक क्लास देखने के लिए धन्यवाद। अगर नए थे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भाई अगर पुराने हैं तो भाई 2 लोगों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि काफी मेहनत लगती है इतना कंटेंट निकालने में। 4 बुक से हमने क्वेश्चन निकाले थे, और क्वेश्चन का कलेक्शन कैसा था जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।